हाय फ्रेंड्स, आईओसीएल में रिफाइनरी एंड पाइपलाइन डिवीजन के लिए 450 से भी ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। इसमें पैन इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर रिफाइनरी डिवीजन। रिफाइनरी डिवीजन में कितने पोस्ट हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए कितनी वैकेंसी है। गुवाहाटी रिफाइनरी में टोटल 19 है। बरौनी रिफाइनरी में टोटल 21 पोस्ट है। गुजरात रिफाइनरी में टोटल 40 पोस्ट है। इसी तरीके से बाकी का भी दिया हुआ हल्द्वानी, मथुरा, पानीपत, डिगबोई एंड बंगोईगांव, पारादीप। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियरिंग पीयू। गुवाहाटी में 10 पोस्ट है। बरौनी में 3 पोस्ट है। इसी तरीके से बाकी रिफाइनरी का भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग पीयू एंड ओ एंड एम। इसमें पानीपत में 16 है। पारादीप में 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल बरौनी में 4 है। गुजरात में 12 है। डिगबोई में 5 है। तो इसी तरीके से आप लोग पूरा वैकेंसी डिटेल देख लीजिएगा। टोटल लगभग में 400 से ज़्यादा वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं पाइपलाइन डिवीजन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर पाइपलाइन डिवीजन। पाइपलाइन डिवीजन में कितने पोस्ट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल बिहार में 1 है। वेस्ट बंगाल में 1 है। हरियाणा में 1 है। पंजाब में 1 है। उड़ीसा में 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। गुजरात में 6 है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल वेस्ट बंगाल में 1 है। तमिलनाडु में 1 है। गुजरात में 5 है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I उत्तर प्रदेश में 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे सभी डिवीजन का दिया हुआ है। तो आप लोग वैकेंसी डिटेल ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। इसमें अप्लाई करने के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसका 3 साल का डिप्लोमा इन सभी ब्रांचों में अप्लाई कर सकता है। या फिर 3 ईयर BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जिसने BSc किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। एंड मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए, 50% मार्क होनी चाहिए ओवरऑल। एंड EWS OBC कैंडिडेट के लिए 45% मार्क होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग P&U। इसमें अप्लाई करने के लिए बॉयलर कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर जो ITI किए हुए हैं फिटर के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो BSc किया है PCM के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग P&U O&M। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एंड मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 50% मार्क्स, या फिर जो ITI किए हुए हैं फिटर के साथ में वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में विथ 50% मार्क के साथ। नेक्स्ट है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट BSc विथ PCM विथ 50% मार्क। जिन्होंने BSc किया है PCM के साथ वो अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, NFSC नागपुर से जिन्होंने डिप्लोमा किया है फायर एंड सेफ्टी में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम फिजिकल हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, एंड वेट चाहिए 50 kg चाहिए, यानी इसमें कलर विजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट फायर एंड सेफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब पाइपलाइन डिवीजन में जो वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग T&I, 3 ईयर डिप्लोमा होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इन सभी ब्रांचों से जिन्होंने डिप्लोमा किया वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, ITI पास होना चाहिए। एंड कौन कौन से ब्रांच से ITI पास होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक कम ऑपरेटर, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड मैकेनिक डीजल। इन सभी ब्रांचों से जिन्होंने ITI किया है वो अप्लाई कर सकता है और इसके लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाइपलाइन डिवीजन में अप्लाई करने के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, बट जब आप रिफाइनरी के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पंप हाउस, फील्ड हीटर, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, इन सभी प्लांट में जिन्होंने काम किया है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग PNDU, इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जूनियर इंजीनियरिंग PNDU O&M, इसके लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि LTHT डिवीज़न में इलेक्ट्रिकल कंपनीज में जिन्होंने काम किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम किया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जिन्होंने बियरिंग, सील, पंप, बॉयलर, टरबाइन, इन सभी चीज़ों में काम किया है। उसके बाद है जूनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जिन्होंने पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट में काम किया है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि HPCL, XRF, GC, IC, ये सब इन सभी प्लांट में जिन्होंने काम किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फायर एंड सेफ्टी में, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, गैस टरबाइन में जिन्होंने काम किया हो, फर्टिलाइजर में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज है 26 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 26 ईयर। एंड जो डेट काउंट होगा वो 31 जुलाई 2024 से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले CBT एग्जाम होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद SPPT होता है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होता है। ऑनलाइन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मिनट मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर होता है, यानी कि 1 नंबर आपको मिलेगा। एंड टोटल जो क्वेश्चन आएगा उसमें 75 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ब्रांच से रहता है, 15 क्वेश्चन रहता है आपका मैथमेटिकल रहता है, यानी कि अरिथमेटिक क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहता है। तो ये है आप लोगों का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है एंड सिलेबस का जो कॉम्बिनेशन ये है। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एंड इसके बाद जिसका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है उसको स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अभी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो आप लोगों का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 22 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 21 अगस्त 2024, यानी कि लगभग में 1 महीने का टाइम आप लोग को मिलेगा अप्लाई करने का। एडमिट कार्ड जो आएगा 10 सितंबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड आ सकता है। टेंटेटिव डेट है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है इसमें। एंड जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में ही होगा। एंड फाइनल रिजल्ट जो आएगा अक्टूबर के 3rd वीक में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा, कौन कौन से सिटी में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद एंड ग्रेटर नोएडा, इन 5 सिटीज़ में एग्ज़ाम कराया जाएगा। अहमदाबाद, बड़ोदरा, अम्बाला, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई एंड नवी मुंबई, बरहमपुर, गंजम, भुवनेश्वर, कटक, मोहाली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी एंड कोलकाता। तो टोटल 30 सेंटर बनाए जाएंगे पूरे इंडिया में।
तो इसके हिसाब से आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना, जिसको जहाँ से ज़्यादा सुविधा होगा। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।